वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और साथ ही साथ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और इन द सेकंड पॉइंट हम बात करें तो हम क्या देखेंगे, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने वेज होते हैं, तरीके कितने होते हैं एक नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। दैट मीन्स जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या है, एक होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो गिवन प्रॉब्लम वो क्या है, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई होप जो हम लोग ऑलरेडी जो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के वेज हम लोगों ने देख चुके हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और साथ ही साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। यहां भी हम जो है स्टेप वही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे लेकिन और पर्टिकुलर इंटीग्रल है, लेकिन जो थोड़ा सा चेंजेस है क्योंकि ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि होमोजीनियस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो क्या होता है, फंक्शन के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ क्या चेंज होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे और थ्रू आउट जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने जिस तरह से होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखा था कि राइट हैंड साइड अगर फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है, तो सिंपली जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। यहां पे भी हम लोग ये देखेंगे, राइट हैंड साइड में अगर जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इन द थर्ड पॉइंट अगर बात करें, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप एक्सपोनेंशियल ऑफ ax प्लस बी वाई एंड साइन फंक्शन ax प्लस बी वाई, या आप कह सकते हैं कॉस फंक्शन ax प्लस बी वाई। तो इस पॉइंट का क्या मीनिंग है कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे किस केस में, जब आपके पास राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या साइन फंक्शन हो, तो उसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे नॉन होमोजेनियस केस में, इसको स्टडी करेंगे। एंड फाइनली हम लोग किसको डील करेंगे, जब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट मींस जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे अगर राइट हैंड साइड में किस टाइप का फंक्शन हो, एक्स की पावर m और इंटू वाई की पावर n, या हो सकता हो एक्स प्लस वाई या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करेंगे। और साथ ही साथ हम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, जिस तरह से होमोजीनियस में हम लोग कॉम्बिनेशन देखे थे कि एक्स स्क्वायर के साथ साइन का फंक्शन हो या ई की पावर एक्स के साथ साइन का फंक्शन हो, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को वन बाय वन जो है हम लोग थ्रू आउट स्टडी करेंगे। सो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है, या क्वेश्चन जो है आपके पास राइट हैंड साइड में जीरो हो या फंक्शन की वैल्यू चेंज हो, या एक्सपोनेंशियल हो, साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, या एक्स की पावर m वाई की पावर n है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टिंग्विश देखेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। उसके बाद हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे किसका सॉल्यूशन किस तरह से स्टैब्लिश करते हैं, उसके वर्किंग रूल को देखेंगे और फिर वर्किंग रूल देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, साइन फंक्शन हो, या जो है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो एक्स और वाई का। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टार्टिंग विथ व्हाट इज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई रहती है उसमें होमोजीनियस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या जो गिवन इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस किस तरह से जो आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम सिंपल बात करें कि जिस तरह से लीनियर और नॉन लीनियर का केस हम लोग क्या करते हैं, जो अगर लीनियर है तो उसे हम लीनियर कहते हैं, जो लीनियर ना हो उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यहां भी आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट होमोजीनियस आर कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो द लीनियर partial differential equation which are not homogeneous are called non homogeneous linear partial differential equation। सिंपल है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जो होमोजीनियस नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे भी अगर पीडी की बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नॉट होमोजीनियस है उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो दैट मीन्स आपको यह पता होना चाहिए कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फेस कैसा होता है। तो आई होप हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें सारे टर्म्स की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है
तो अगर इस वे में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है जहां कैपिटल डी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, नोटेशन सेम है, डी बाई डी एक्स। पार्शियल डिफरेंशियल की बात करें तो डेल बाई डेल एक्स, और डी डैश की बात करें तो इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बाई डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इक्वल हो जीरो के इक्वल हो, या इन जनरल फंक्शन हो किसका, एक्स और वाई का फंक्शन हो। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्यों होमोजीनियस, क्योंकि हर टर्म की डिग्री अगर आप देखें तो अभी टोटल एन ही है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो डिग्री क्या है, एन है। सेकंड टर्म की बात करें तो भी डिग्री एन है। थर्ड टर्म की बात करें तो भी डिग्री क्या है, एन है। तो अगर इस टाइप का इक्वेशन रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। अगर इस टाइप का नहीं होता है तो उसको सिंपली हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम नॉन होमोजीनियस के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पे अगर हमें कोशिश करें ये बताने की कि कौन सा होमोजीनियस है कौन सा नॉन होमोजीनियस है, तो अगेन अगर हम टर्म्स बाय टर्म्स देखते हैं तो यहाँ क्या है, जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ कितनी बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है, 2 बार। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ओवरऑल कितनी बार हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 बार। हम ऑर्डर की बात करें तो क्या है, 2 ऑर्डर है। सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ भी क्या है, ऑर्डर 2, तो सेम ऑर्डर है। यहाँ कांस्टेंट ए नॉट और ए वन की वैल्यू क्या है, हम मान सकते हैं 1 है, तो सेम ऑर्डर है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ तो ऑर्डर 2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2 है, लेकिन जो थर्ड टर्म है वहां ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। तो सेम ऑर्डर नहीं रहा, हर टर्म्स का ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर जो सेकंड एग्जांपल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है होमोजीनियस का और नॉन होमोजीनियस का। होमोजीनियस में सारे टर्म्स की जो है ऑर्डर होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और नॉन होमोजीनियस में ऐसा अगर नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें सपोज हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल की बात करें, अगर ये हमारे पास थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आई होप आप सिंपली यहाँ पे बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो हो सकता हो इक्वेशन क्या हो, डेल टू के फॉर्म में, या इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कैपिटल डी और डी डैश के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, तो ओवरऑल हम जो है इसको डी फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, कैपिटल डी टू, दैट मीन्स जेड का 2 बार डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी इंटू डी डैश, दैट मीन्स हम जेड का क्या है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। एंड यहाँ कैपिटल डी, तो यहाँ पे डेल वाई है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, डी डैश है। तो ये इसका क्या मीनिंग है कि जेड का वाई के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव है। तो अगर ये फॉर्म हो या ये फॉर्म हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन फॉर्म है वो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो थर्ड एग्जांपल भी आपको दिख रहा है, ये क्या है, ऑर्डर 2 का है, यहाँ पे ये भी ऑर्डर 2 है और ये क्या है, ऑर्डर 1 है। आप ऐसे भी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थर्ड भी क्या है, सिंपली नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि हम लोग ने जो है यहाँ 4 आउटकम्स लिखा है, तो फर्स्ट आउटकम हमारा क्या हो गया, अचीव हो गया कि अब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फेस क्या होता है, और हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम है, जो गिवन हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। नाउ अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अचीव किया जाता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि अगर राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, 0 है, तो उसका सॉल्यूशन और पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके सॉल्यूशन को किस तरह से गवर्न की जाती है। तो यहाँ पे आओ हम क्या देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को गवर्न की जाती है। तो एक एग्जांपल से लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग से जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि होमोजीनियस का केस में क्या करते थे, हम लोग अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे
और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे और उन दोनों को ऐड करते थे तो वही हमारा क्या हो जाता था, सॉल्यूशन हो जाता था। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वर्किंग रूल भी हम जानते थे होमोजीनियस के केस में, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का भी वर्किंग रूल हम लोग जानते हैं होमोजीनियस के केस में। यहाँ पे हम लोग अगर नॉन होमोजीनियस है तो वर्किंग स्टेप्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसमें जो है बहुत चेंजेस आते हैं। दैट मीन्स होमोजीनियस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और नॉन होमोजीनियस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बहुत ही क्या है, डिफरेंस है। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो सिमिलर ही अप्रोच रहता है नॉन होमोजीनियस में या होमोजीनियस में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वर्किंग प्रोसेस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप जो है यहाँ पे बताया जाएगा, आप वन बाय वन उसी स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी से हम लोग जो है गवर्न करते हैं जो है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियसली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि क्या है, कैपिटल डी और डी डैश है, और यहाँ पे कैपिटल डी और डी डैश इज नथिंग बट क्या होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स। कैपिटल डी और डी डैश को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल जेड बाय डेल वाई। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म देखें कि एक बार डिफरेंशिएशन है, दो बार डिफरेंशियल, लेकिन थर्ड टर्म की बात करें वो सिंपली क्या है, ए टाइम्स जेड है। दैट मीन्स जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर उसमें क्या है, जीरो है। और फर्स्ट अगेन अगर फर्स्ट टर्म को देखें तो ऑर्डर वन है, सेकंड टर्म को देखें तो ऑर्डर वन, एंड थर्ड टर्म की ऑर्डर क्या है, जीरो है। दैट मीन्स सिंपली ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो सिंपली मीनिंग क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस एम टाइम डेल जेड बाय डेल वाई माइनस ए टाइम जेड इक्वल टू जीरो। सो ये है सिंपली नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब हमें इसको अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा इसको लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन की तरह से जो है हम सोच सकते हैं कि अगर हम डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई को एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में रखें और जो ए जेड है उसको हम लोग क्या करें, राइट हैंड साइड में ले जाएं। नाउ जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, डेल जेड बाय डेल एक्स को हम लोग सिंपली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। डेल जेड बाय डेल वाई को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से। तो नाउ जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, P माइनस एम क्यू इक्वल टू ए टाइम जेड। दैट मीन्स ये जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो गया, या आप कह सकते हैं सिंपली हो गया, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, लैग्रांजेस लीनियर फॉर्म की तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये हमारा किस फॉर्म में चेंज हो गया, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। एंड आई होप लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का आप जो है नोट्स में भी मेंशन कर चुके होंगे कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है। सो यहाँ पे वर्किंग रूल क्या है, स्मॉल पी का कॉफिशिएंट, स्मॉल क्यू का कॉफिशिएंट, और जो राइट हैंड साइड में वो क्या होता है, डीजेड अपॉन से होता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है, डीएक्स अपॉन स्मॉल पी का कॉफिशिएंट क्या है, वन, डीवाई अपॉन स्मॉल क्यू का कॉफिशिएंट वो क्या है, माइनस एम, एंड डीजेड अपॉन जो राइट हैंड साइड में फंक्शन होता है वही क्या हो जाता है, हमारा डीजेड अपॉन हो जाता है। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम कोई भी दो इक्वेशन ले और उसको पहले सॉल्व कर ले, फिर फर्दर जो है किसी भी दो इक्वेशन को चूज करें एंड उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस पर्टिकुलर लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सपोज हमने क्या टेक किया, dx अपॉन वन इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एम। तो ये क्या है, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल है, और m क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और a भी हम लोगों ने माना है एक कांस्टेंट वैल्यू। तो ये सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली dy इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम डी, इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो dy का हो गया y माइनस एम डी एस, एम क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस एम एक्स हो जाएगा। और एक जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, लेट्स से c। तो हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट की वैल्यू y प्लस एम एक्स इक्वल टू सी। और लैग्रांजे लीनियर इक्वेशन में हम यही जो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म में आ गया, और सिंपली हम दूसरा कांस्टेंट की वैल्यू एक्स वाई और यहाँ पे जेड आएगा तो जेड के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो हम दूसरा इक्वेशन क्या चूज कर लें,
तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, dx और dz को भी क्लब कर सकते हैं, dy और dz को भी क्लब कर सकते हैं। तो लेट्स से dx और dz को क्लब कर लिए हम लोग। तो ये भी सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है। x dx का कोफिशिएंट क्या है, 1 है अगर देखा जाए तो, एक कांस्टेंट वैल्यू, और dz का कोफिशिएंट भी z ऑलरेडी क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है। तो वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन सिंपली हम क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले इसका। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, यहाँ 1/a रहेगा, dz बाय z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log z। और जब भी इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट ऐड आता है, लेट से वो क्या है, कांस्टेंट c2 है। यहाँ c है, हम लोग मान लिए इसको c1 मान ले। ना यहाँ से c1 की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ से सिंपली हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिला हमें, x इक्वल टू 1/a log z प्लस एक कांस्टेंट, और सिंपली इसको a से हमने मल्टीप्लाई करता है तो ax इक्वल टू log z प्लस ac1। हम z की वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से log z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax माइनस ac1। तो सिंपली z की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ax माइनस ac1। तो सिंस कांस्टेंट वैल्यू है, a की पावर c1 कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो z की वैल्यू क्या हो गया, e की पावर ax इंटू e की पावर माइनस ac1। ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो कांस्टेंट वैल्यू एक नया कांस्टेंट हम लोग यूटिलाइज कर ले, लेट्स से c2। तो हमने e की पावर माइनस ac1 को क्या मान लिया, c2। तो ओवरऑल हमारे पास जो सॉल्यूशन है z का, वो क्या आया, z इक्वल टू c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर ax। और जो है कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, y प्लस mx। तो इन दोनों की क्या करते हैं, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन से या तो आप c1 c2 फंक्शन के फॉर्म में बना दिए, या जो जो कांस्टेंट है उसको रिप्लेस कर दे y प्लस mx से। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या है, z इक्वल टू c2 इंटू ई की पावर ax था, तो e की पावर ax एग्जिटी रहने दिया, और c2 को क्या रिप्लेस कर दिया, एक कांस्टेंट जो वैल्यू आई हुई थी ऑलरेडी, जिसको हम एक लैग्रांज इक्वेशन सॉल्व कर चुके थे, y प्लस mx। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया, z इक्वल टू ई की पावर ax फंक्शन ऑफ y प्लस mx। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी हमारे पास दिखेंगे अगर नॉन लीनियर होमोजीनियस है, तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को किस तरह से लिखेंगे, e की पावर ax फंक्शन ऑफ y प्लस mx। तो अगर हम कंपेयर करें कि होमोजीनियस का जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, तो होमोजीनियस के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में केवल फंक्शन इन्वॉल्व होता था, ये e की पावर ax इन्वॉल्व नहीं होता था। और e की पावर ax क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि वही ऐसा टर्म था हमारे पास। इस पर्टिकुलर किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया हम लोग थे, तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, ये आया। क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन स्टैब्लिश कर लिए। यहाँ पे हम जब भी हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है उसको हम पर्टिकुलर इस केस में डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेंगे। पूरा क्वेश्चन को जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ जो भी टर्म्स जो है एक्सप्लेनेशन की गई, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या चेक करें, सबसे पहली बात जो फंक्शन है उसको होमोजीनियस से थोड़ा सा कंपेयर करें। होमोजीनियस में क्या करते थे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे और m की वैल्यूज निकालते थे, और वही क्या हो जाता है, फंक्शन f1 f y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x, वही हो जाता था। यहाँ पे क्या है, यही बिहेवियर तो यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, जो प्रोडक्ट है e की पावर ax का प्रोडक्ट है। सो e की पावर ax का प्रोडक्ट है, ये क्यों आया है, क्योंकि यही ऐसा टर्म था जो होमोजिनिटी ब्रेक कर रहा था। क्योंकि अगर ये टर्म नहीं होता, ये वैनिश होता, तो ये ओवरऑल ये क्या होता, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता, जिसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली निकाल सकते थे। तो अगर अब आप ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन में कहाँ कहाँ अगर वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन आप किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले आप किससे कंपेयर करेंगे, अगर होमोजीनियस आपका नॉन होमोजीनियस है तो आप d माइनस एम डी डैश, यहाँ पे जो माइनस m है वही क्या हो गया है, फंक्शन के फॉर्म में y प्लस एम एक्स हो गया। एंड फिर जो कंपेयर किए हैं वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, माइनस क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। सो सपोज अगर -1 होता तो आप क्या कहते हैं, e की पावर माइनस एक्स लिख लेते। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम है d माइनस 2d डैश माइनस 2 z इक्वल टू 0, इससे पूछा गया है सॉल्व करना। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी है। ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी है, तो नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी और इससे कंपेयर करें, तो इससे कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या है, आप ऑन कंपेयरिंग
क्योंकि इसका हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो ऑन कंपेयरिंग किससे, इक्वेशन 1, क्या आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंपेयर करने से क्या क्या कंपेयर कर रहे थे, एम की वैल्यू क्या आई आपके पास 2, एम की वैल्यू 2 आई, क्योंकि आप डी माइनस एम डी डैश से कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू क्या आई 2, ए की वैल्यू क्या आई 2, तो एम की वैल्यू पता, ए की वैल्यू पता, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, e की पावर एक्स फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स। तो इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या है, e की पावर ए एक्स, तो e की पावर क्या हो जाएगा 2x फंक्शन ऑफ y प्लस एम एक्स, तो फंक्शन ऑफ y प्लस एम की वैल्यू क्या है 2, तो y प्लस 2x। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत ही आसान तरीका हो जाता है होमोजीनियस के, क्योंकि होमोजीनियस में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एम के रूट्स निकालते हैं। यहाँ सिंपली हम जो भी यहाँ के पास जो है नॉन लीनियर होमोजीनियस है उसको हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमेशा हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एम और ए की वैल्यू लिख लेंगे और डायरेक्टली हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, एस्टैब्लिश कर लेंगे। नाउ अगर हमारे पास, क्योंकि ये जो गिवन प्रॉब्लम था ये क्या था, t माइनस 2d डैश माइनस 2 z इक्वल टू 0, हो सकता हो जो प्रॉब्लम हो वो क्या हो, एक पर्टिकुलर केस हो d माइनस 2d डैश माइनस 2 टाइम्स d माइनस 3d डैश प्लस 3 टाइप का हो, ये भी हो सकता है। या हो सकता हो 3 टाइम 3 जो है प्रोडक्ट हो चुका है, 3 प्रोडक्ट हो d माइनस 2d डैश माइनस 2, फिर से एक ऐसा प्रोडक्ट d माइनस 3d डैश माइनस 3, या फिर इसके साथ एक और क्लब कर दिया होगा d प्लस 3d डैश माइनस 3। तो इस टाइप की इक्वेशन को फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, यानी एक इक्वेशन है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका आपको पता चल गया। लेकिन यही अगर क्या हो, मल्टीपल्स हो, प्रोडक्ट क्या हो, यहाँ पे सिंबल जेड का प्रोडक्ट एक जो है पॉलिनोमियल फंक्शन डी के साथ, डी और डी डैश के साथ, अब अगर जेड का प्रोडक्ट दो पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ हो तो उसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो अगेन प्रोसेस यही रहता है, लिखने का तरीका यही होता है। होगा क्या, होमोजीनियस में जिस तरह से m का रूट्स आते थे, अगर एक आता था तो एक सॉल्यूशन आता था, आप सिंपली क्या कहते थे f1 y प्लस m1 x। लेकिन अगर m के दो रूट्स होते थे तो क्या होता था, फंक्शन दो हो जाते थे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का क्या तरीका था, f1 y प्लस m1 x प्लस f2 y प्लस m2 x। तो यहां पे भी लिखने का क्या तरीका होगा, फंक्शन इसी टाइप से एक सॉल्यूशन, एक का सॉल्यूशन ये लिखेंगे, जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसके सम में लिखेंगे। आइए अब उस चीज को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाउ अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखा जाए तो ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर होगा, वो तो होमोजीनियस के टर्म है, लेकिन डी डी डैश आएगा, और साथ ही साथ ये जो कांस्टेंट के कारण आपके टर्म्स क्या क्या होंगे इसमें, माइनस 2d, फिर क्या होगा -6 का भी टर्म आएगा, दैट मीन्स फिर क्या होगा -8d डैश की टर्म आएंगे। दैट मीन्स कभी कभी इस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कोई टर्म क्या है, सेकंड ऑर्डर का है, कोई कोई टर्म सिंगल ऑर्डर का है, और कोई कोई टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नाउ ये क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा होमोजीनियस से। तो और ये भी यहाँ दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में 0 है, तो दैट मीन्स जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो नाउ जो प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी ऑलरेडी देखा है, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है और किस तरह से डेवलप किया है एक एक चीज, उसको जो है हम लोग फिर से जो है केवल नोट्स जो है आप यहाँ लिखेंगे। सो ओवरऑल केवल जो ये आपके पास जो है बॉक्स में जो लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन निकालना था, एक नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालना था, और उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या अचीव किया, e की पावर एक्स फंक्शन y प्लस एम एक्स। आई होप ये जो प्रूफ है ये आप जो है समझ चुके होंगे, सिंपल लैग्रांज लीनियर इक्वेशन से ही हम लोग ये प्रूफ किए। लेकिन गिवन अगर प्रॉब्लम होता है, गिवन पीडी का प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है, तो आप ये चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ये चीज जानते हैं कि ये स्टेप जो है इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका जानते हैं। तो यहाँ पे कीप इन माइंड हम कंपेयर किससे करते हैं, यहाँ भी माइनस होता है और यहाँ भी माइनस होता है, तो m की वैल्यू उसी हिसाब से चूज करते हैं और a की वैल्यू भी उसी हिसाब से चूज करते हैं। सो m और a को कंपेयर करके निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन से, और डायरेक्टली हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो का प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे इस फॉर्म में, और फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इस फॉर्म में, इसी फॉर्म से चेक करके सॉल्यूशन निकालेंगे, और दोनों को क्लब कर देंगे, दैट मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम d प्लस डी डैश माइनस 2 को इसके
हिसाब से, इसके करस्पॉन्डिंग इसके हिसाब से अगर लिखेंगे तो क्या किस तरह से लिखेंगे? हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन हमेशा इस टाइप से ही कंपैरिजन करते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस एज इट इज रहेगा माइनस डी डैश माइनस टू। अब यहां से कंपेयर करके आप m और a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो m की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि क्या है d माइनस एम डी डैश। तो d माइनस और यहाँ m का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वही d डैश का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या हो जाएगा, m होगा। तो m इक्वल टू -1 और a की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या है 2। सो m की वैल्यू -1, a की वैल्यू 2, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली e की पावर 2x फंक्शन y प्लस mx था, यहाँ m की वैल्यू -1 है तो क्या हो गया y माइनस एक्स हो। तो एक सोल्यूशन ये हुआ इसका। और फिर क्या करेंगे, d प्लस 4d डैश माइनस 3 को भी सॉल्व करेंगे। इसको भी हम लोग इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, d माइनस माइनस 4d माइनस 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली यहां से अगर m की बात करें तो m की वैल्यू क्या हो गई -4 और a की वैल्यू क्या हो गई 3। यहां पे जनरली जो है गलती हो जाती है, तो बस सिंपली आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, d माइनस एम डी डैश माइनस ए से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन +3 होता तो a की वैल्यू क्या होती, -3 होता, सिंपल। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली, तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e की पावर 3x फंक्शन y माइनस 4x। तो नाउ जो ये जो हम लोग बैकहैंड पे वर्क किए थे, तो ये सॉल्यूशन हमें पता चल गया e की पावर 2x फंक्शन y माइनस एक्स। ये सॉल्यूशन पता चल गया क्या है, e की पावर 3x फंक्शन y माइनस 4x। तो इसी को हम क्या करते हैं, क्लब करते हैं। तो आप यहाँ पे फंक्शन अगर f1 चूज कर लें, यहाँ फंक्शन आपको क्या करना होगा, थोड़ा डिफरेंट फंक्शन चूज कर लेते हैं, f2 ले लेते हैं। तो ओवरऑल इसका सम जो है वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन चाहे वो प्रोडक्ट जो है 1 हो या प्रोडक्ट 2 हो, लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका एक ही जैसा है। हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड नोटेशन से कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अगर 2 फैक्टर है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, 3 फैक्टर है तो 3 सॉल्यूशन आएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉन होमोजीनियस का केस में। किससे डिफरेंट होता है, होमोजीनियस में। होमोजीनियस में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, m के रूट्स निकालते थे। यहां हम सिंपली, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम ऑलरेडी जो है प्रूव कर चुके हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसी को यूटिलाइज करते हैं। सो आई होप जो है नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से अचीव करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर टर्म्स के हिसाब से अगर देखें तो वो भी क्लियर हो गया होगा, एक टर्म है, 2 टर्म है, तो हम उसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं। यहां पे एक चीज आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर एक ही टर्म हो और उसका स्क्वायर हो, ये हो सकता है कि जो जैसे d प्लस डी डैश माइनस 2 है और फिर क्या हो, d प्लस डी डैश माइनस 2 हो, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो अगेन कंपेयर करें, आप होमोजीनियस से जो है थोड़ा सा लिंकअप करने की कोशिश करें। तो वहां क्या था, अगर m के जो है 2 रूट्स क्या हो जाते हैं, अगर अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होती थी तो लेट से मान लिया 2 रूट्स क्या है, सेम है, m1 और m2 क्या थी, सेम थी, और m3 क्या था, डिस्टिंक्ट था। तो करते क्या थे, फंक्शन आप क्या लिखते थे, y प्लस m1x प्लस x टाइम फंक्शन y प्लस m1x, यही लिखते थे। यहां भी लॉजिक वही करेंगे, फंक्शन इसका हम पर्टिकुलर z की वैल्यू निकाल लेंगे और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसमें सिंपली क्या करेंगे, जो फंक्शन है चेंज करेंगे और x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो क्या हो, पावर स्क्वायर हो, या आप कह सकते हैं जो लीनियर हो उसका पावर क्या हो, स्क्वायर हो। नाउ सपोज हमें इस पर्टिकुलर जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगेन जब भी सॉल्यूशन हो तो सबसे पहले हम ये जो है देखते हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो क्या है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। क्योंकि पावर तो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली दिख रहा है डी स्क्वायर है, डी डैश का स्क्वायर है, तो क्या है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर तो फॉर्म मींस जो है फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है, सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो अगेन ये जो पर्टिकुलर 4 है, इसके कारण जो है ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है, पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म भी आएंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स क्या है, स्क्वायर है, कुछ टर्म क्या होगा, अगेन फर्स्ट ऑर्डर का होगा, और कुछ टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप यहां से सिंपली कह सकते हैं ये जो गिवन प्रॉब्लम वो क्या है, नॉन होमोजीनियस पीडीई है। ना एक चीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया,
अब दूसरी चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, क्योंकि हमें हमेशा फॉर्म से नॉन होमोजेनियस को क्या करते हैं, जो है चेक करते हैं, लेकिन जो फॉर्म है उसका क्या स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लें, एक पर्टिकुलर किसका सॉल्यूशन निकाल लें हम लोग, डी प्लस 3d डैश प्लस 4z का 0 का सॉल्यूशन निकाल लें। तो इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन प्रोसेस है वो स्टिल सेम रहेगा, बस केवल हम इसका सॉल्यूशन लिख लें। तो किससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से इस फॉर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, एम की वैल्यू अगर हम बात करें तो एम की वैल्यू क्या हो गई, -3, क्योंकि d प्लस 3d डैश है और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, d माइनस एम डी डैश है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। नाउ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो m की वैल्यू -3, a की वैल्यू -4, तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास, तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, y इक्वल टू जेड इक्वल टू e की पावर -4x फंक्शन ऑफ y -3x। ये सॉल्यूशन हो जाता कब, जब एक इक्वेशन थी। नाउ इसी का क्या है, स्क्वायर है। तो नाउ अब हमने एक को सॉल्व कर लिया। हमेशा जब भी स्क्वायर हो, जब भी क्यूब हो, तो हम पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट में होता तो अगेन एक को सॉल्व किए, दूसरे को सॉल्व किए और उसका सम लिख लेते हैं, फंक्शन चेंज कर लेते हैं। नाउ हियर क्या है, प्रोडक्ट का स्क्वायर है, यानी कि आप देख रहे हैं डी प्लस 3d प्लस 4 का स्क्वायर है। तो हम एक को एक्सप्रेशन दैट मीन डी प्लस 3d प्लस 4 को सॉल्व कर लिए, जिसका रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन क्या हो गया, ये आ गया। तो दैट मीन जो स्क्वायर है उसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, तो लिखने का क्या तरीका है, जो हम लोगों ने गवर्न किया है, क्या है गवर्न किया, सबसे पहले उसको लिख लें। तो लेट्स से ये क्या है, f1। अब इस तरह से ट्रीट करें कि एक सॉल्यूशन ये है, फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप का सॉल्यूशन आएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x जिस तरह से होमोजेनियस में लिखते थे x, और फिर ये पूरा फंक्शन हम लिख लें और फंक्शन की वैल्यू चेंज कर ले। यहाँ f1 है, यहाँ क्या लिख लें, न्यू फंक्शन f2 ले लें। यही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको, अगर सेम का प्रोडक्ट का स्क्वायर है तो लिखने का तरीका, इसी का क्यूब होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर लिखते प्लस क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर -4x f3, फंक्शन चेंज कर लेते हैं y -3x। तो दैट मीन्स नॉन होमोजेनियस का केस बहुत ही आसान हो जाता है। जब आपके पास जो है, अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो यहाँ पे सिंपली हम पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकाल रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं। और वो किस तरह से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, केवल इस एक्सप्रेशन को देख के, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने गवर्न किया हुआ है किसके, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन से। तो इसका सॉल्यूशन गवर्न है। तो अगर हमारे पास सिंगल फंक्शन है तो इसको अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो हम पहले एक को लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली, दूसरे को लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली, और फिर उन दोनों को एडअप कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन आप लिख रहे हैं वो दोनों की क्या करना है, चेंज करना है, मीन्स f1 और f2 इस हिसाब से चेंज करना है। लेकिन अगर क्या था, जो है प्रॉब्लम जो है चेंज हो जाए, एक ही फैक्टर हो लेकिन इसकी पावर स्क्वायर हो, इसकी पावर क्यूब हो, तो होमोजीनियस में किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन लिखते थे, उससे हमेशा लिंकअप करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होमोजीनियस हम जो है इजिली हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या हो जाता है, एक ही प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर एम की उसमें क्या हो जाता है, सेम रूट्स हो जाते थे, तो क्या करते थे, फंक्शन वही लिखते थे प्लस एक्स टाइम फिर दूसरा फंक्शन, और जो फंक्शन की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग लिखते थे। अगर यही तीन रूट सेम हो जाता तो क्या लिखते थे, फंक्शन f1 y प्लस m1 प्लस f2 x टाइम f2 प्लस x स्क्वायर f3 लिखते थे। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ है, एक ही फैक्टर को सॉल्व किया, पावर था तो सॉल्यूशन वही रहेगा, फिर से सॉल्यूशन का एडिशन होगा और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से गवर्न करते हैं, केवल जो ये जो बॉक्स है उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। तो अगर एक फैक्टर है, दो फैक्टर हो या तीन फैक्टर हो या एक ही फैक्टर का क्या हो, स्क्वायर हो, सो आई होप इस टाइप के प्रॉब्लम को आप इजिली डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने आउट ऑफ 4 में 2 सेकेंड भी जो है क्या कर लिया, अचीव कर लिया। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या देख लिया कि नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरह से जो है सॉल्यूशन गवर्न करते हैं। तो अगेन हमेशा हम एक जो है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म d माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल टू 0 से ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन हम जानते हैं
कि z इक्वल टू क्या होता है एक्सपोनेंशियल ax और फंक्शन y प्लस m1x, या आप सिंपली कह सकते हैं y प्लस mx होता है। उसी से हम सारे नॉन होमोजीनियस जिसमें राइट हैंड साइड में अगर जीरो होता है तो सिंपली वही स्टेप यूटिलाइज करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट है तो सिंपली वही सोल्यूशन हो जाता है, दूसरा दो प्रोडक्ट है तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और किससे कंपेयर करते हैं, d माइनस एम डी डैश माइनस 8 से कंपेयर करते हैं। तो हम कंपेरिजन के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है, m की वैल्यू आ जाती है, तो हम स्टैंडर्ड जो फॉर्मुलेशन है, जो स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं फॉर्मूला है, उसको यूटिलाइज करके इसका सॉल्यूशन क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। सो नाउ अब हम लोग इस पार्ट में क्या अचीव करेंगे, क्या क्या हमारे पास गोल है, ये आपको पहले जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस केस को स्टडी करेंगे जब हमारे पास राइट हैंड साइड में फंक्शन वो क्या हो, चेंज हो सकता है वो क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है वो साइन फंक्शन हो सकता है कॉस फंक्शन। और यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, दैट मीन्स एक्स का भी फंक्शन इन्वॉल्व है और वाई का भी फंक्शन इन्वॉल्व है। साइन में भी आपको दिख रहा है ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि एक्स का भी कॉफिशिएंट है, वाई का भी फंक्शन जो है कॉफिशिएंट है। और साथ ही साथ किस प्रॉब्लम को डील करेंगे, जब प्रोडक्ट हो किसका, एक्स और वाई का हो सकता हो एक्स की पावर में कोई वैल्यू हो, वाई की पावर में वैल्यू हो, या हो सकता हो एक लीनियर इक्वेशन भी हो एक्स और वाई में, एक्स प्लस वाई टाइप का हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरह से, जो अगर नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किस तरह से जो सॉल्यूशन अचीव करते हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या सिंपली जो है स्टडी करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाता है। तो अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है, जो फॉर्मुलेशन होमोजीनियस का है, वही वर्किंग स्टेप्स यहाँ भी यूटिलाइज करते हैं, वही वर्किंग रूल भी यहाँ भी यूटिलाइज करते हैं। तो आइए वन बाय वन जो है इसको जो है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग देखेंगे किस तरह से उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, देन साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, और फिर क्या देखेंगे एक्स की पावर m और y की पावर n। तो इन सारे फंक्शन से जो जिसका हम वर्किंग रूल जो है पता चल जाएगा, तो इससे क्या होगा, आई होप जो आप सारी लर्निंग आउटकम्स क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो, तो उसके वर्किंग स्टेप्स को देखेंगे और उसका क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन अचीव करेंगे किसका, नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाता है। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ जो एफ डी डैश है वो क्या सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पास जो इक्वेशन होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हो सकता हो ये इस फॉर्म में लिखी हो, इस फॉर्म में लिखी हो, तो दैट मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल ए की पावर एक्स प्लस बी वाई, और ऑपरेट किस पे कौन कर रहा है, वन अपॉन फंक्शन डी और डी डैश का फंक्शन ऑपरेट कर रहा है। जहां कैपिटल डी क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है डेल बाय डेल एक्स का, और कैपिटल डी डैश क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन डेल बाय डेल वाई का। सो हियर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस है वो क्या होगा, सिंपल केस है। जैसे कि जिस तरह से आप होमोजीनियस में जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, यहाँ भी सेम अप्रोच करते थे। तो आई होप जो होमोजीनियस का है आप नोट्स जो है देख रहे होंगे, तो वहां पे क्या किए थे हम लोगों ने, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस बी वाई का, तो वहां पे सिंपली डी की जगह हम लोग एक्स का कॉफिशिएंट ए को रिप्लेस कर देते थे और डी डैश की जगह वाई का कॉफिशिएंट बी से रिप्लेस कर देते थे। वही आपका क्या हो जाता था, पर्टिकुलर इंटीग्रल इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सिमिलर अप्रोच है, जिस तरह से जो है हम होमोजीनियस में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, यहाँ भी पर्टिकुलर इंटीग्रल उसी केस में निकालते हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ही होता है, जो आई होप जो है वन बाय वन जिस तरह से जो है बताया गया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसी तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। और पर्टिकुलर इंटीग्रल जिस तरह से होमोजीनियस का होता है, हर केस को उसी तरह से वर्किंग रूल होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहला केस अगर हम इसको जो है कंसिडर करें एक्सपोनेंशियल, तो सिंपली क्या होता है, फंक्शन डी को रिप्लेस करते हैं किससे, ए से, और डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं, हम बी से रिप्लेस करते हैं। यही हमारा क्या हो जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है। लेकिन ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल भी हो जाता है अगर आपके पास एफ ऑफ ए बी अगर का वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आई होप आपको ये भी याद हो कि अगर टेस्ट केस फेल होता है, एफ ऑफ ए बी क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो उस केस में हम इसको क्या करते हैं, फर्दर एनालिसिस करते हैं। आप या कह सकते हैं इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, या तो हम क्या करते हैं फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं, जब आप हमने मेंशन किया था ऑलरेडी कि जब टेस्ट फेल होता है या तो हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, और क्या हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जनरल मेथड। जनरल मेथड यूटिलाइज करके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं जब आपका टेस्ट फेल हो। लेकिन अगर एफ ऑफ ए बी की वैल्यू एक कोई वैल्यू आ जाती है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो वही आपका क्या हो जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है। आइए एग्जांपल से हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी लिखेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे। किस केस में, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के केस में। तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, और इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन किस हिसाब से, डी माइनस डी डैश माइनस टू, प्रोडक्ट है डी माइनस डी डैश माइनस थ्री, टाइम्स क्या है z इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन जो राइट हैंड साइड में वो है अब e की पावर 3x माइनस 2y।
दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आई होप आपको ये याद है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा, अगर सम अप कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टेप क्या होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे किस केस में, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे या आप कह सकते हैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन से कंपेयर करके m की वैल्यू और a की वैल्यू निकालेंगे। इससे हम स्टैंडर्ड नोटेशन से कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू और a की वैल्यू निकालेंगे और दोनों का सम अप करेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए बार बार ये टेबल हम लोग इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको ये चीज रिमेंबर हो जाए कि स्टैंडर्ड नोटेशन जो आपके पास जो है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नोटेशन, अगर फंक्शन क्या हो d माइनस एम डी माइनस ए z इक्वल टू 0, यहाँ एम डी डैश होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ a की पावर x फंक्शन y प्लस एम एक्स। यहाँ दो का प्रोडक्ट है तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन को लिखेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, हम एड अप कर देंगे तो वही आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फर्स्ट की बात करें d माइनस डी डैश माइनस 2 की बात कर रहे हैं, तो अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है, अगर हम फर्स्ट प्रोडक्ट को देखें तो a की वैल्यू लिख लें, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 से कंपेयर कर रहे हैं। m की वैल्यू क्या है 1, m की वैल्यू क्या है 1, क्यों, क्योंकि d माइनस एम डी डैश से कंपेयर कर रहे हैं तो d डैश का कोफिशिएंट क्या है 1 ही है, क्योंकि माइनस से कंपेयर कर रहे हैं तो d डैश का कोफिशिएंट 1 है तो m की वैल्यू 1 और फिर माइनस 2 है और यहाँ माइनस a है तो a की वैल्यू क्या होगा 2। तो इस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे, e की पावर ax, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x और फंक्शन क्योंकि दो प्रोडक्ट है इसलिए मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, ये f1 है, क्या होता है y प्लस एम एक्स, तो y m की वैल्यू क्या है 1 तो y प्लस एक्स। तो इस प्रोडक्ट के थ्रू हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। नाउ प्लस अब हम किसकी बात करेंगे, इस पर्टिकुलर इस फंक्शन की बात करें तो इस केस में हम इसका भी क्या लिखते हैं, a और m लिख लेते हैं। तो अगर a को कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि माइनस ही है यहाँ भी माइनस है तो a की वैल्यू जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी। अगेन माइनस एम डी डैश, डी डैश का कोएफिशिएंट क्या है माइनस m से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो गया 1, तो m की वैल्यू स्टिल क्या है 1। तो सॉल्यूशन क्या होता है e की पावर ax, e की पावर ax, तो e की पावर क्या हो जाएगा 3x और फंक्शन क्या है f1 है, यहाँ f2 मान लिया हम लोगों ने और क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1 ही है तो y प्लस एम एक्स दैट मीन्स y प्लस एक्स। तो यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। आई होप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का क्या तरीका है, जो हमेशा हम लोग जो टेबल बनाते हुए चल रहे हैं इसी को यूटिलाइज करके हर प्रोडक्ट के थ्रू m और a की वैल्यू निकालते हैं और सिंपली जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। दो प्रोडक्ट है तो दो सम होगा, तीन प्रोडक्ट होगा तो कितने टोटल टर्म्स होते, 3 टर्म्स होते जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। या थोड़ा सा अगर चेंज होता प्रॉब्लम d माइनस डी डैश माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर होता तो सॉल्यूशन हम अभी भी m इक्वल टू जो है m को रिप्रेजेंट करते, m की वैल्यू निकालते, a की वैल्यू निकालते और फिर फंक्शन 2 लिखते और जो क्योंकि रिपीटेड है तो क्या करते e की पावर 2x f1 y प्लस एक्स प्लस x टाइम e की पावर 2x f2 y प्लस 2x करते। इस टाइप से जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। सो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नाउ अब हम बात करें किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है, जो फंक्शन है फंक्शन d और d डैश का वो क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये ऑपरेट होगा किस पे ऑपरेट होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x माइनस 2y पे। तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल किस केस में निकालना है, 1 अपॉन डी माइनस डी डैश माइनस 2 डी माइनस डी डैश माइनस 3 और ऑपरेट किस पे करना है, एक e की पावर 3x माइनस 2। तो हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, अगेन अब जो अभी हम लोग ने स्टडी किया है e की पावर ax प्लस by से हम कंपेयर करते हैं। तो रिप्लेस क्या करते हैं, d की जगह a और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट b रिप्लेस करते हैं। तो यहां अगर देखें तो d की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट वो क्या है 3 और d डैश की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, y का कोफिशिएंट जो कि क्या है माइनस 2। नाउ d और d डैश की वैल्यू यहां रख ले, देख ले कि क्या जीरो तो नहीं बन रहा है, अगर जीरो नहीं बन रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो जैसे ही हमने d की जगह 3 और d डैश की जगह माइनस 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 और d की जगह अगेन 3 d डैश की जगह 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या है 5 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 3 एंड 5 माइनस 3 नथिंग बट 2, तो 1 अपॉन 3 इंटू 2 इज नथिंग बट 6। तो ये नॉन जो है जीरो है, क्योंकि नीचे हमारा फंक्शन क्या हो गया नॉट इक्वल टू जीरो, तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा।
तो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी निकाल चुके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सो दस सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या है? सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑलरेडी क्या है इवेल्युएट कर चुके हैं, क्या है? e की पावर 2s f1 y प्लस x प्लस e की पावर 3x f2 y प्लस x। यही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, दिस इज cf। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या हो गया? 1/6 e की पावर 3x माइनस 2। इन दोनों को हम लोग क्या कर लिए? एडअप कर लिए, वही आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आई होप एक्सपोनेंशियल का फंक्शन अगर रहे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं? सिंपली d और d डैश को रिप्लेस करते हैं किससे? x से कोफिशिएंट जो e की पावर में रहता है और y के कोफिशिएंट से रिप्लेस करते हैं और वही वैल्यू हो जाता है और टोटल सिंप्लीफाई करते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाए? रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है। लेकिन कीप इन माइंड, नीचे फंक्शन अगर जीरो होता है तो हम इसको इस केस में कंसिडर करते हैं, इसको कहते हैं कि ये टेस्ट फेल है, तो इसके फर्दर हम क्या करते हैं? जनरल मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या है? सिंपली 1/6 आ गया था, यही हमारे पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया था। नाउ अगर हम बात करें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें कि ये हम ऑलरेडी जो है डील हो गया। नाउ अगर हम बात करें साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो तो उसका किस तरह से जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है। तो नाउ हम लोग बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इन केस ऑफ साइन फंक्शन या आप कह सकते हैं कॉस फंक्शन का वर्किंग रूल क्या है। तो अगेन जिस तरह से जो है होमोजीनियस का वर्किंग रूल है, वही वर्किंग रूल पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है नॉन होमोजीनियस के भी केस में सेम रहता है। तो क्या करते थे हम लोग होमोजीनियस में, अगर याद है तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन हमेशा क्या नीचे जो है खोजता है? डी स्क्वायर का कोफिशिएंट खोजता है या डी डैश को या डी डैश का स्क्वायर को। हमेशा स्क्वायर वाले टर्म को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट से। आइए पहले उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं और उसके जो है रूल जो फॉर्मुलेशन है उसको लिख लेते हैं। तो साइन फंक्शन क्या खोजता है? हमेशा डी स्क्वायर डी डैश के टर्म को और डी डैश के स्क्वायर को खोजता है। तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग? माइनस ए स्क्वायर से। डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग? माइनस ए बी से रिप्लेस करते हैं। और डी डैश के स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग? माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। सो दैट मीन्स अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो डी स्क्वायर टर्म हो, डी डैश टर्म हो, डी डैश स्क्वायर के टर्म हो, तो उसको तो हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रिमेन रह जाएगा डी या डी डैश को, तो उसको आई होप जो है आपको याद हो, जिस तरह से हम जो होमोजीनियस में करते थे उसमें क्या करते थे? हमेशा फिर जो है डी स्क्वायर हम जो है बनाने की कोशिश करते थे। तो या तो रेशनलाइज करके बनाते थे या जो है फंक्शन को हम लोग प्रोडक्ट करते थे उसके टर्म्स को, या हम सिंपली डी का प्रोडक्ट कर ले या डी डैश के टर्म को प्रोडक्ट कर ले। तो देख ले कि किस तरह से जो है नीचे जो फंक्शन है वो हमेशा डी स्क्वायर बन जाए, डी डी डैश टाइप का बन जाए या डी डैश स्क्वायर के टर्म बन जाए। तो फिर से फर्दर हम इस बाय रिप्लेसिंग डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश माइनस ए बी और डी डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर से जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अगेन अगर यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने रखा है इसकी वैल्यू अगर जीरो होती है तो फिर से आप कह सकते हैं कि टेस्ट फेल है। फर्दर हमको जनरल मेथड अप्लाई करना होगा, या हम इस टाइप से सोचेंगे कि x से मल्टीप्लाई करके और नीचे d का डिफरेंशिएशन जो वर्किंग रूल हम लोगों ने देखा था होमोजीनियस में, उसको भी क्या कर सकते हैं? हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एग्जांपल लेते हैं जिसमें राइट हैंड साइड फंक्शन या तो साइन फंक्शन हो और कॉस फंक्शन हो, और वर्किंग स्टेप जो है हमारे पास फॉर्मुलेशन पता है उसको अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन एक नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई का। So now we have to solve this particular partial differential equation. तो अगेन आपको ये देखना होता है कि जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है, और साथ ही साथ ये देखना होता है कि अगर हायर ऑर्डर है दैट मीन्स लीनियर ऑर्डर नहीं है, तो अगर हायर ऑर्डर है तो क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है? d2 दैट मीन्स क्या है? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग नोटेशन क्या करते हैं? डी फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका रिप्रेजेंट क्या है? रिप्रेजेंटेशन इज द मीनिंग क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन का? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। दैट मीन्स फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, हायर ऑर्डर का है। पहली बात आपने ये गेस किया कि ये फंक्शन क्या है? हायर ऑर्डर का है। तो टर्म्स है उसमें हायर ऑर्डर इन्वॉल्व है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो अगर आप गौर करके देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर का है। हर टर्म्स को देखते हैं होमोजीनियस के लिए हर टर्म्स का की ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये सेकेंड ऑर्डर का है। ये अगर देखें तो इसमें भी क्या है? दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में भी है और वाई के रिस्पेक्ट में। नाउ थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो अगर यहाँ दिख रहा है थर्ड टर्म में फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और वन
दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं क्या है, जो है जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप ये भी कह सकते हैं। दैट मीन्स ये टर्म्स जो है सेम नहीं है, हर टर्म्स का ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। जब हर टर्म्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो दैट मीन्स ये होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस नहीं है तो जो गिवन प्रॉब्लम वो है क्या, वो नॉन होमोजीनियस का केस है। तो हम लोगों ने ये गेस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हायर ऑर्डर के साथ साथ नॉन होमोजीनियस एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर भी हो और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये स्टेप होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है या हायर ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंगली सोचते हैं, हायर ऑर्डर है फिर उसके अकॉर्डिंगली सोचते हैं। तो यहाँ हायर ऑर्डर के साथ साथ होमोजीनियस ना होके क्या था, ये नॉन होमोजीनियस था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो क्या होता है नॉन होमोजीनियस या होमोजीनियस केस में लिखते क्या है, सी एफ प्लस पी आई। लेकिन नॉन होमोजीनियस के केस में हम हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है होमोजीनियस से। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू वही रहता है, वर्किंग रूल क्या होता है वही रहता है। नाउ अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो हमेशा हम लोग जो टेबल बनाते हैं वो टेबल जो है आप फिर से यहाँ बनाएंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका है, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए का। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर ए एक्स जो सोल्यूशन होता है और फंक्शन वाई प्लस एम एक्स होता है। नाउ अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड नोटेशन वो क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हम किससे कंपेयर करते हैं, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए को जेड और जो उसका सॉल्यूशन या आप कह सकते हैं इस केस में सी एफ क्या हो जाता है, जेड इक्वल्स टू ई की पावर एक्स फंक्शन ऑफ वाई प्लस एम एक्स। ये जेड कब होता है, जब राइट हैंड साइड में जीरो है और ये राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन होता है तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए सी एफ कंसिडर करते हैं। नाउ अगर हम गिवन प्रॉब्लम को देखें तो क्या आप कंपेयर कर पाएंगे, आप सबसे पहले आप ये खोजिए कि क्या हम कंपेरिजन कर पाएंगे। अभी आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। क्यों कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, पावर एक तो डी स्क्वायर है, डी डैश है प्लस डी डैश है माइनस वन है। होना क्या चाहिए था, एक लीनियर फॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए टाइप से जो है होना चाहिए था फंक्शन को। तो या तो प्रोडक्ट में हम ऐसा फंक्शन लिखे कि इसको स्प्लिट कर सकें, किसकी फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो दैट मीन्स हम इसका फैक्टर निकाल लें, इसका फैक्टर कर ले और एक लीनियर फॉर्म, दो लीनियर फॉर्म में क्या कर ले, ब्रेक कर ले, और फिर हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे इससे, और फिर रिक्वायर्ड आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले फैक्टर निकाल रहे हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, आप क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे सेम फैक्टर नहीं आ पा रहा है, सेम फैक्टर नहीं आ पा रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं कि डी स्क्वायर माइनस वन को एक साथ क्लब कर लें। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये स्टेप हम कर नहीं सकते, हम क्या स्टेप कर रहे हैं, डी स्क्वायर माइनस वन को एक पास ले जाए और फिर जो रिमेनिंग टर्म है वो उसको एज इट इज रहने दें। अब यहाँ से देखें फैक्टर करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डी प्लस वन डी माइनस वन, और यहाँ डी डैश कॉमन ले लें। तो ओवरऑल जैसे ही डी डैश कॉमन लिया तो एक टर्म दिख रहा है आपको, वन माइनस डी है, यहाँ क्या है डी माइनस वन है, तो इसको हम लोग माइनस पी क्या कर सकते हैं, हम लोग बाहर बाहर ले सकते हैं। तो नाउ अब ये फैक्टर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डी माइनस वन है और यहाँ भी क्या है हमारे पास डी माइनस वन है, तो ये दोनों में कॉमन है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लें इसको। तो ओवरऑल फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, जो इस पर्टिकुलर टर्म का फैक्टर इज नथिंग बट डी माइनस वन डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश प्लस वन, ये फैक्टर हो गया। नाउ जैसे ही फैक्टर कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमेशा एक लीनियर फॉर्म होना चाहिए, जो यहाँ पे लीनियर फॉर्म क्या है डी माइनस वन, और यहाँ भी एक लीनियर फॉर्म है डी माइनस डी डैश प्लस वन। क्योंकि अब हम कंपेयर कर सकते हैं किसको, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से इससे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ओवरऑल हम जो कंपेयर करेंगे तो डी माइनस वन को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो डी डैश का कॉफिशिएंट हम मान लेंगे क्या है, जीरो,
क्योंकि आप डी डैश का कॉफिशिएंट की बात करें, डी डैश के टर्म को नहीं बात करें। डी डैश का कॉफिशिएंट इस टर्म में क्या है 0, और अगर इस टर्म से हम कंपेयर करें तो डी डैश का कॉफिशिएंट क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है -1। तो इससे कम जो है जैसे ही हम लोग फैक्टर करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं। सो दस द जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस किस में हो गया, d माइनस डी डैश प्लस 1 और d माइनस 1 जेड इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2y। सो नाउ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि इस केस में अगर आप कंपेयर करें किससे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, तो m की वैल्यू क्या हो गई 1 और a की वैल्यू क्या हो गई -1, यही होगी इस केस में। इस केस में अगर m और a की वैल्यू पुट अप करें तो a की वैल्यू तो हो गई 1, क्योंकि d माइनस एम डी डैश किससे कंपेयर कर रहे हैं, d माइनस एम डी डैश माइनस ए से कंपेयर कर रहे हैं, इसी से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 हो गई, और इस केस में d डैश जो m d डैश का कोएफिशिएंट क्या है m की वैल्यू क्या हो गई 0। तो नाउ आपके पास m की वैल्यू a की वैल्यू इस फैक्टर के लिए पता है और इस फैक्टर के लिए भी पता है a की वैल्यू m की वैल्यू, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर क्या होता है ax, तो e की पावर -x, और फंक्शन चेंज कर लेते हैं f1 मान लेते हैं, और y प्लस mx, तो y क्या हो जाएगा, m की जगह क्या है 1, तो y प्लस क्या हो जाएगा सिंपली x। इस केस में देखें a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाता है सिंपली e की पावर ax होता है, तो e की पावर x, और फंक्शन चेंज कर ले f2 कर ले, और y प्लस क्या होता है y प्लस mx होता है, तो m की वैल्यू क्या है 0, तो आप कह सकते हैं y प्लस 0x। तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या होगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आई होप आपको अगर फैक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हो तो किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, सिंपली फैक्टराइजेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज करते हैं, और जैसे ही फैक्टराइज कर देते हैं दैट मीन्स लीनियर फॉर्म इस टाइप में हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो यहां से सिंपली क्या कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं m और a की वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश -1, और ऑपरेट किस पे करना है, कॉस फंक्शन में। तो कॉस का पर्टिकुलर इंटीग्रल या साइन का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, हमेशा डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और डी डैश को डी डी डैश को रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर कंपेयर करें, ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 2, किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी वाई से। यहाँ से ए की वैल्यू और क्या हो गया बी की वैल्यू पता चल गई, तो दैट मीन्स जो डी स्क्वायर है उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स -1, यही पुट करेंगे। अगर आप सिंप्लीफाई करें -1 का स्क्वायर दैट मीन्स -1। डी डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, माइनस ए बी, माइनस ए क्या है 1 और बी क्या है 2, तो दिस इज 1 इंटू 2, दिस इज -2। तो जो कन्वर्जन का रूल है, रिप्लेसिंग का रूल है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डैश की जगह माइनस ए बी, और डी डैश इसका स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ डी डैश का स्क्वायर तो है नहीं, तो सिंपली डी स्क्वायर की जगह -1, डी डैश की जगह -2 पुट कर लें। तो डी स्क्वायर की जगह -1 और डी डैश क्या है -2, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हम हमारे पास क्या मिलेगा, तो यहाँ 2 -1 और ये -1, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये सारे टर्म्स क्या हो गए, वैनिश हो गए। तो ओवरऑल क्या रिमेन रहा, तो जब रिमेन क्या रहा 1 अपॉन डी डैश, तो ये जानते हैं हम लोग डी डैश क्या होता है, डेल बाय डेल वाई होता है। तो 1 अपॉन डी डैश क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, 1 बाय डी क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 बाय डी डैश इंटीग्रेशन है, यहाँ पे 1 बाय डी डैश मीन्स इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि डी डैश क्या है डेल बाय डेल वाई है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, और फिर एक्स प्लस 2y का भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है आपके पास, अगर हम देखें इंटीग्रेशन को, और इसी तरह से इंटीग्रेट कर ले तो सिंपली एक्स प्लस 2y को आप कुछ
टी पुट कर लें तो ओवरऑल कॉस टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। और सिंस x प्लस टू वाई मीन दैट मीन्स टू डी वाई डी टी, टू डी वाई इक्वल्स टू डी टी रहेगा, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू, इसलिए टू से क्या होगा, एक डिवाइड होगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सिंपल रूल था, हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन के लिए x प्लस टू वाई को क्या कर लिया, t कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, डी टी, दैट मीन्स डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू। तो इंटीग्रेशन केस में चेंज हो गया, कॉस टी डी टी में चेंज हो गया, और डी टी बाई टू में चेंज हो गया। दैट मीन्स कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टी बाई टू, और टी किसको माना था, x प्लस टू वाई को, इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस टू वाई बाई टू। तो सिंपल बेसिक फॉर्मुलेशन था, बस कीप इन माइंड यही था कि x कांस्टेंट है, x हमारा कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा क्योंकि वन बाय डी डैश है। तो आई होप आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाता है साइन के केस में या कॉस के केस में, वो आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नाउ जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ओवरऑल हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन है या रिक्वायर्ड सोल्यूशन वो क्या हो गया, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी वाई। सी एफ की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं और पी वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इस नथिंग बट साइन एक्स प्लस टू वाई बाई टू। तो आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइन फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाता है और ओवरऑल सोल्यूशन किस तरह से अचीव की जाती है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में भी अगर फैक्टर नहीं होता है तो फैक्टर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड नोटेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक वर्किंग रूल जो होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास सी एफ प्लस पी आई करने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस के केस में। सो स्टूडेंट हम लोग ने क्या अचीव कर लिया इस पर्टिकुलर पार्ट में, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप एक्सपोनेंशियल ऑफ ax प्लस by या टाइप जो है sin ax प्लस by या आप कह सकते हैं cos ax प्लस by। तो इसके वर्किंग रूल को देखा और किस तरह से जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है या साइन फंक्शन होता है या कॉस फंक्शन होता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सिंपली डी और डी डैश का पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में डी और डी डैश किससे रिप्लेस हो जाता है, ए और बी से रिप्लेस कर लेते हैं। और साइन का फंक्शन है या कॉस फंक्शन है ये हमेशा क्या जो है सर्च आउट करने की कोशिश करता है डी स्क्वायर के टर्म को, डी डैश के स्क्वायर के टर्म को और साथ ही साथ डी डैश के स्क्वायर के टर्म को। तो यहां हम कंपेयर करते हैं एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश के स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस बी स्क्वायर से, और डी डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस ए बी से, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। और फुल सॉल्यूशन के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकालते हैं और उसके साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। नाउ इस पार्ट में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, या तो प्रोडक्ट हो फंक्शन का, किस फंक्शन का, x की पावर m और y की पावर n टाइप का, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर y कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कह सकते हैं, या आप सिंपली कह सकते हैं x प्लस वाई टाइप के फंक्शन को किस तरह से हम लोग डील करेंगे, किस तरह से उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाए साइन फंक्शन से, या आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाए x की पावर m y की पावर n से, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन हो जाए फंक्शन का, तो उसका वर्किंग रूल क्या होता है, उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्किंग रूल x की पावर m और y की पावर n का पर्टिकुलर इंटीग्रल का वर्किंग रूल क्या होता है उसको देखेंगे, फिर एग्जांपल एक देखेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट की जाती है जब राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या हो, प्रोडक्ट हो x और y का। तो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल का वर्किंग रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस केस में, x की पावर m y की पावर n का, n के केस में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस अगेन जो होमोजेनियस का केस है, जो वर्किंग रूल है होमोजेनियस का, वही हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के केस में जब आपके पास x और y का प्रोडक्ट हो, या क्या हो सकता हो, एक यहाँ m और n की वैल्यू 0 0 भी हो सकती है, दैट मीन्स एक कांस्टेंट की वैल्यू भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर 1 का निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं x प्लस वाई है, x प्लस वाई दैट मीन्स x इंटू वाई की पावर 0 प्लस वाई दैट मीन्स एक्स की पावर 0 इंटू वाई। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरह से डील किया जाता है, तो सबसे पहले जो इसका वर्किंग स्टेप है, इस तरह से होमोजेनियस का वर्किंग स्टेप क्या करते थे, या तो हायर डिग्री का हम क्या कर ले, कंपेयर कर ले, मींस कॉमन ले ले, या कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले ले। तो ओवरऑल 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बना ले और उसको ऊपर ले जाते हैं, तो दैट मीन्स 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का फॉर्म जनरेट कर लेते हैं और उसको सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं और टर्म बाय टर्म क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हुए चले जाते हैं जब तक हमारा डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकलती हुई जाए, तब तक हम क्या करते हैं, बाइनोमियल को एक्सपैंड करते हैं। तो दैट मीन्स जो ये फंक्शन 1 अपॉन एफ डी डैश है, इसको हम लोग क्या चेंज करते हैं,
तो एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन के केस में हम क्या करते हैं, फंक्शन को जो है ऊपर ले जाते हैं -1 और इसको ऑपरेट करते हैं किस पे, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन को। यहाँ ऊपर ले जाने का इन द सेंस हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -1 बनाने की कोशिश करते हैं, और इसको हम सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और एक्सपेंशन हम लोग तब तक करते हैं जब तक डिफरेंशिएशन किसका, इसका जो है हम निकालते हुए चले जाएं। दैट मीन्स अगर हम जहां टर्म्स की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे हम हायर डिग्री टर्म्स को। तो आइए एग्जांपल से पर्टिकुलर जो एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन को जो वर्किंग रूल है उसको हम अप्लाई करते हैं और फाइंड करते हैं एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है उसको हम लोग जो है स्टडी करते हैं। Now we have to solve this particular partial differential equation. Now right hand side में अगर आप देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का फंक्शन है। दैट मीन्स आप जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे वो किसके केस से आप निकालेंगे, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन टाइप से निकालेंगे। तो अभी हम लोग ने देखा, इसका फॉर्मुलेशन देखा है कि जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो है ऊपर ले जाते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसके में, 1 प्लस एक्स की पावर -1 में जो है कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनोमियल एक्सपेंड कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो होमोजीनियस का प्रॉब्लम है या नॉन होमोजीनियस का प्रॉब्लम है। तो यहां दिख रहा है ये ऑर्डर 2 का है, ये भी ऑर्डर 2 है, लेकिन ये क्या है, ऑर्डर 1 है, क्योंकि यहाँ क्या है, डेल बाई डेल एक्स है। ये भी ऑर्डर 1 है और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी अगर ऑर्डर की बात करें तो 0 है। तो दैट मीन्स सारे टर्म्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये सिंपली ये क्या है, नॉन होमोजीनियस का केस है। तो जो गिवन प्रॉब्लम वो क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब भी होमोजीनियस होता है या नॉन होमोजीनियस होता है तो हम हमेशा सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज होगा क्योंकि नॉन होमोजीनियस का केस है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में जो है ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लीनियर फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हम एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन जो है जिसका वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आइए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका फैक्टर जो है, फैक्टर आई होप जो है आप निकाल सकते हैं इजिली। इसमें क्या टर्म्स अवेलेबल नहीं है, डी डी डैश का टर्म अवेलेबल नहीं है, तो आप डी डी डैश को ऐड करके और इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके फाइनली जो आपका फैक्टर होगा वो क्या होगा, तो इसका फैक्टर जो है आप अगेन डी 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 डैश के टर्म को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके टर्म बाय टर्म क्या कर सकते हैं, जो है फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल जो है फैक्टर के फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यू क्या आई, डी प्लस डी डैश -1 डी माइनस डी डैश +2। नाउ क्यों हमें ऐसा ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमें लीनियर फंक्शन के फॉर्म में चाहिए होता है, डी प्लस डी डैश के टर्म में या डी माइनस डी डैश के टर्म में, या एक कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड नोटेशन से इसका हम अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, इसका अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं और उन दोनों को सम करेंगे तो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, इस पूरे दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो अगेन हम किससे कंपेयर करते हैं, हम इसी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमेशा। जब भी नॉन होमोजीनियस का केस है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं हमेशा इसी पर्टिकुलर जो है स्टेप से ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो इस केस में हम ए और एम निकालेंगे, इस केस में ए और एम की वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेरिजन दिस टेबल या दिस बॉक्स, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्टली लिख लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करें और कंपेयर करते जाए एम और ए की वैल्यू, तो आप d प्लस डी डैश -1 और कंपेयर कर रहे हैं किसे, d माइनस एम डी डैश माइनस ए। तो a की वैल्यू तो 1 हो गई, a की वैल्यू सिंपली क्या हो गई, 1 हो गई, और m की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, d माइनस एम डी डैश माइनस ए से कंपेयर। तो a की वैल्यू पता है और m की वैल्यू पता है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लें। क्या होता है, e की पावर एक्स, तो e की पावर एक्स। फंक्शन चेंज कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक नया फंक्शन, तो क्या कर लेते हैं, f1 कंसीडर कर लेते हैं, एफ वाई प्लस एम एक्स, तो m की वैल्यू क्या है, -1।
तो इस केस में ए और एम ये था, तो हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किया। नाउ अब दूसरा अगर प्रोडक्ट की बात करें, दूसरा प्रोडक्ट क्या है आपके पास, डी माइनस डी डैश प्लस टू। तो इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू क्या हो गई, -2। ए की वैल्यू क्या हो गई, -2। और एम की वैल्यू देखें तो एम की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्योंकि अब डी माइनस एम डी डैश से कंपेयर कर रहे हैं डी माइनस डी डैश को, तो एम की वैल्यू क्या हो गई, सिंपली 1 हो गई। नाउ ए की वैल्यू पता है और एम की वैल्यू पता है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, -2x। और यहाँ हम लोग f1 इंट्रोड्यूस कर लिया, यहाँ क्या हम लोग इंट्रोड्यूस कर ले, f2 इंट्रोड्यूस कर ले, न्यू फंक्शन। और y प्लस एम एक्स, तो m की वैल्यू क्या है 1, तो y प्लस क्या हो जाएगा, सिंपली x। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अगेन फैक्टर में चेंज करते हैं और फैक्टर को हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यू को हम लोग, दोनों वैल्यू इन द सेंस ए और एम निकाल देते हैं, एक फैक्टर का दूसरी वैल्यू ए और एम निकाल लेते हैं दूसरे फैक्टर से, और फिर सिंपली हम क्या लिखते हैं, इस पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन से इन दोनों को सम अप करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहता है। यही अगर तीसरा ही फैक्टर होता तो उसके अकॉर्डिंगली फिर से हम ए और एम निकालते हैं और फिर प्लस करके हम वो तीसरे के भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं। नाउ अब हमारा जो टारगेट है वो क्या निकालना है, मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल किस जो है निकाला किस तरह से जाए, जो हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का है। सो हमें 1/f ऑफ डी डी डैश किस पे ऑपरेट करना है, एक्स स्क्वायर वाई का। तो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ऊपर इन द सेंस इस तरह से ले जाते हैं, या तो हायर डिग्री जो है हम 1 प्लस एक्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो या तो डी स्क्वायर कॉमन ले ले या सिंपली क्या कर ले, -2 कॉमन ले ले, तभी हमारे पास 1 प्लस एक्स का फॉर्म बन जाएगा। एक्स में हो सकता हो वो क्या हो, डी बी डी के टर्म हो, डी डैश के टर्म हो, या सम ऑफ डी और डी डैश के टर्म हो। तो हम यहाँ क्या लेने हैं, क्योंकि अगर डी स्क्वायर टर्म कॉमन लेंगे तो 1/d स्क्वायर स्टिल रहेगा, फिर जो आप बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे फिर फर्दर 1/d स्क्वायर को रिजॉल्व करने के लिए हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, -2 को कॉमन ले लें। तो हमने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया और फिर जो है डी और डी डैश के टर्म में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 कॉमन होता है 1 हो जाएगी। इसमें अगर -2 कॉमन ले तो क्या होगा, -3/2 हो जाएगी। इसमें भी सिमिलरली 1/2 माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सिमिलरली डी स्क्वायर में -2 कॉमन ले ले तो -d²/2 हो जाएगी। नाउ 1/-2 एज ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रखते हैं, और जो ओवरऑल जितने फंक्शन है 1 प्लस एक्स के टाइप में जितने फंक्शन है उसको हम लोग क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो नाउ अब हमारे पास 1/2 कॉमन ले लिया, अब हमारे पास 1 प्लस एक्स, ये पूरा एक्स की तरह से ट्रीट होगा, क्योंकि हम अब क्या एक्सपेंड करने जा रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -1, या आप यहाँ सिंपली दिख रहा है माइनस, नीचे भी 1 माइनस है तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर -1। ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहां से आप इसको n के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 प्लस एन सी जीरो के ओवरऑल 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है। तो इन जनरल फॉर्म 1 प्लस एक्स की पावर n यही होता है, क्योंकि अगर माइनस है ऊपर भी n की वैल्यू माइनस है और x का कोफिशिएंट भी माइनस है, तो सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, स्टिल पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हम इसके थ्रू जो है इस पूरे टर्म्स को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दें। तो नाउ ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है ये कब तक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एंड सो ऑन है, ये तो इनफाइनाइटली वैल्यूज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाई का ही हम क्या करेंगे, जो है इस पे ऑपरेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई का ही ऑपरेट हो रहा है, तो ये देख ले कि एक्स स्क्वायर वाई कब तक वैल्यू जो है निकालेगा। दैट मीन्स अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करें डी, डी क्या क्या मीनिंग है, डेल बाय डेल एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x वाई, क्योंकि वाई क्या हो जाएगा एज ए कैप्ट कांस्टेंट। तो डी एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2x वाई हो गई। सिमिलरली डी स्क्वायर अगर की बात करें, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू इसका फर्दर एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो एक बार और अगर डी क्यूब करें हम एक्स स्क्वायर वाई का, तो यानी कि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे x से क्या इंडिपेंडेंट है और दोनों टर्म्स क्या है कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैपिटल डी निकलेगा
डी स्क्वायर टर्म निकलेगा, डी क्यूब टर्म निकलेगा, तो डी क्यूब टर्म जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स हायर डिग्री जितने भी डी की पावर 4, डी की पावर 5 जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमें कहां तक वैल्यू रखना है, डी स्क्वायर तक के टर्म को रखना है। सिमिलरली अगर डी डैश की बात करें हम लोग, तो डी डैश की अगर बात करें, डी डैश का क्या मतलब होता है, डेल बाय डेल वाई। सो डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का क्या हो जाएगा 1, तो डी डैश की वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर। एक बार और करें अगर डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी डैश का स्क्वायर करें हम लोग, तो डी डैश का स्क्वायर दैट मीन्स एक बार और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, एक बार और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ y है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो दैट मीन्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, d निकलेगा, डी स्क्वायर निकलेगा तक ही निकलेगा, डी क्यूब जीरो हो जाएंगे, डी डैश निकलेगा, सिंपली डी डैश तक ही निकलेगा, डी डैश स्क्वायर जीरो है, तो आप कह सकते हैं डी डैश का होल क्यूब भी क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इतना हमने ऑब्जर्वेशन किया, अब टर्म्स को देखें, मीन्स टर्म्स इन द सेंस फैक्टर को देखें, कब कब वो फैक्टर जो है इवेलुएट होगा। तो इस टर्म को देखें, क्या ये टर्म में सारे वैल्यूज निकलेंगे, सारे वैल्यूज निकलेंगे, क्योंकि डी डैश का स्क्वायर, केवल डी डैश का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाकी टर्म में वैल्यू निकलेंगे, दैट मीन्स ये फैक्टर तो रखेंगे। अगर हम इस, क्योंकि ये क्या है, पावर 1 है, तो ये फैक्टर तो रहेगा टर्म में। अगर हम इस पर्टिकुलर इसका स्क्वायर देखें, इसका स्क्वायर देखेंगे तो क्या होगा, डी डैश का स्क्वायर बनेगा। टर्म्स में ऐसे तो वैल्यू बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन टर्म्स का किसका किसका स्क्वायर हाईएस्ट क्या होगा, तो डी डैश का स्क्वायर आएगा, वो वैनिश हो जाएगा। एक टर्म आपको और मिलेगा डी का स्क्वायर, एक टर्म मिलेगा इसमें, एक टर्म क्योंकि इसका स्क्वायर है तो एक टर्म ऐसा होगा जिसमें डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, और डी स्क्वायर का टर्म की वैल्यू है हमारे पास, दैट मीन्स ये भी फैक्टर हमारे पास वर्किंग फैक्टर रहेगा, ये भी फैक्टर क्या रहेगा, वर्किंग फैक्टर रहेगा। अब अगर हम थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें, थर्ड एक्सप्रेशन में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डी डैश का होल क्यूब, वो क्या है जीरो, फिर क्या है प्लस डी, तो अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, डी का क्यूब हो जाएगा, मीन्स डी का क्यूब हो जाएगा, और डी का क्यूब क्या है, जीरो। सिमिलरली डी डैश का स्क्वायर है तो डी डैश का स्क्वायर जीरो, डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर, यहां आप ये देखिए डी स्क्वायर का टर्म्स की वैल्यू हमारे पास 2y है। हम क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, क्योंकि इसके बाद भी क्या होगा, इसके बाद में भी अब इसकी पावर 4 होगा, ये जो डॉट 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 है इसका क्या यूजुअल मीनिंग है कि इसके बाद जो होगा 3d डैश प्लस डी माइनस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या इतने टर्म्स तक हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल गया कि डी स्क्वायर तक ही 2y मिलेगा, बाकी जितने भी डी की पावर ऑर्डर हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 2 वो वैनिश हो जाएगा। सिमिलरली डी डैश का ही टर्म मिलेगा और हायर ऑर्डर डी डैश का जितना भी है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। सिंप्लीफाई, तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स की वैल्यू हमें जरूरत है उसी को रखेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, हायर डिग्री टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेट होगा वो किस पे ऑपरेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई का, और एक्स स्क्वायर वाई का हम लोग दोनों केस जो है स्टडी कर चुके, डी 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 स्क्वायर डी क्यू और साथ ही साथ डी डैश और डी डैश स्क्वायर। एक और टर्म्स की वैल्यू आपको शायद निकालनी पड़ सकती है कि डी डी डैश एक्स स्क्वायर वाई क्या होगा, तो इसका क्या मीनिंग है, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्या ये भी टर्म मिलेगा, क्या डी स्क्वायर डी डैश टर्म मिलेगा, ये सब हमें निकालने की जरूरत होगी। क्या डी डी डैश का स्क्वायर टर्म मिलेगा, ये सभी टर्म्स क्या हो सकते हैं आपके पास, अगर ऑपरेट करें होल ऑफ स्क्वायर ऑपरेट करें होल क्यूब ऑपरेट करें तो ये सभी टर्म्स क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। सिमिलरली डी डैश डी क्यूब हो सकता है, डी डैश स्क्वायर हो सकता है, तो इस ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये भी टर्म्स की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सपोज अगर डी डी डैश की बात करें तो डी डी डैश का यूजुअल मीनिंग क्या हुआ, ये यूजुअल मीनिंग हुआ एक्स स्क्वायर वाई का, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फर्दर एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, y का 1 हो गया, और डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, दैट मीन्स d2 एक्स स्क्वायर वाई भी, दैट मीन्स dt डैश की वैल्यू क्या हुआ है, एग्जिस्ट हुई और वो क्या हुई 2x हुई।
तो ये सब टर्म्स की वैल्यू वैनिश नहीं हो रही, ये सब टर्म्स की वैल्यू इवेल्युएट हो रही है। सिमिलरली अगर डी स्क्वायर डी डैश की बात करें, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, डी स्क्वायर डी डैश, दैट मीन्स डेल क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई का, क्योंकि डी स्क्वायर है तो दैट मीन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन और वाई के रिस्पेक्ट में 1 बार। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वाई डेल एक्स डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई, सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू 2x है, यहाँ रख लें तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका, 2x का, 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है तो डेल बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओवरऑल 2। दैट मीन्स डी टू डी डैश की भी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट है और वो वैनिश नहीं हुई, उसकी वैल्यू क्या हुई 2। नाउ अब अगर डी क्यू डी डैश करते, तो क्योंकि डी क्यू डी डैश करते तो एक बार और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो ये दोनों टर्म्स भी क्या हुए, एग्जिस्ट हुए, और ये दोनों टर्म्स की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। सिमिलरली आप डी डैश का स्क्वायर और इंटू डी भी कर सकते थे, तो डी डैश का स्क्वायर इंटू डी करते तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई, अगर हम बात करें डी डैश स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई, ये भी बात कर सकते थे। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, डेल क्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स, ये तो यूजुअल मीनिंग हुआ किसका, एक्स स्क्वायर वाई का। तो इसका अगर मीनिंग हुआ तो यानी कि डेल बाय डेल एक्स एक बार निकालेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो y के रिस्पेक्ट में एक बार में ही कांस्टेंट हो जाएगा, तो ओवरऑल 2 बार में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली ऑब्जर्वेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल आपको आइडिया ये दे रहे हैं कि जो भी टर्म्स होते हैं x की पावर m और y की पावर n का, तो हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो बाइनोमियल के टर्म्स हैं, जो भी एक्सपेंशन डी और डी डैश के टर्म में, हमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी पड़ती है कि टर्म्स में किस किस की वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही है और किस टर्म्स के बाद जो है वैनिश हो जा रही है। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब भी एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन का है तो हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एक तरह से आप टेबल बना सकते हैं कि ये टर्म की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और अदर देन दिस टर्म क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो सिंपली जो इक्वेशन की बात करें, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स की वैल्यू निकलेगी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर वाई से इसको सब पूरे को ऑपरेट कर दें, तो 1 के साथ एक्स स्क्वायर वाई का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 1 से सिंपली प्रोडक्ट है तो सिंपली एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। सिमिलरली 1/2 में क्या क्या टर्म्स के कॉफिशिएंट आएंगे उसकी लिख लेंगे, 1/4 में जो टर्म्स आएंगे उसके कॉफिशिएंट लिख लेंगे। और हम लोग ये देख चुके हैं कि डी स्क्वायर डी डैश के भी टर्म आएंगे। क्या यहाँ से भी अगर हम देखें तो क्या यहाँ से भी एक डी डैश स्क्वायर और डी का टर्म आ सकता है, तो यहाँ से ये भी फैक्टर एक जो है वर्कआउट करेगा। तो जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे और सारे टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर वाई से क्या हो गया, सिंपली प्रोडक्ट हो जाएगा। और सिंपली 1/2 का कॉफिशिएंट हम, दैट मीन्स हम क्या निकालने जा रहे हैं, डी डैश ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई पे, डी ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई पे, इसी तरह से माइनस डी डैश स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये हम देख चुके हैं डी डैश का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। डी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के वाई के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, यहाँ 0 हो गया, ये 2y हुआ। सिमिलरली उसका स्क्वायर करेंगे तो ये सब जितने टर्म्स है उसकी वैल्यू निकलेगी। यहाँ से एक टर्म आया जो पावर क्यूब था, वहां से एक ये टर्म जो डी स्क्वायर डी डैश है, यही फैक्टर की वैल्यू हमारे पास रहेगी अवेलेबल, बाकी सारे टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनली हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या हुआ, तो दस द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नथिंग बट, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हर टर्म्स की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो इसको ऐड करेंगे y प्लस वाई 2 को ऐड कर लेंगे यहाँ। सिमिलरली 3x प्लस 3 प्लस 9y4 को ऐड कर लेंगे। तो और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है -1/2 ही कॉमन था, इसलिए -1/2 आ रहा है। और इस एक्सप्रेशन को जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन है, उसको वो क्या लिखते हैं हम लोग, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पर्टिकुलर इंटीग्रल उस दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x की पावर m और y की पावर n में हम कितने टर्म्स तक देखते हैं ये हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि जैसे ही अगर ये फैक्टर हम नेग्लेक्ट कर देते तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इसमें एक ऐसा फैक्टर है डी स्क्वायर और डी डैश का जिसका वैल्यू हमें पास जो है अवेलेबल है, और क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 2 थी तो इसलिए क्या हो गया 2 से इसकी वैल्यू क्या थी, ओवरऑल अगर देखें निकाल चुके थे हम लोग, इसकी वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2/4 दैट मीन्स 2/8 दैट मीन्स 1/4, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 9/4 हो गई। तो दैट मीन्स हमें हर टर्म्स में ये देखना पड़ता है कि कब तक ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और सारे टर्म्स जो है अदर देन दिस
जो है नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि वो सारे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई के साथ ऑपरेट होते तो वो जीरो होता है। सो आई होप आपको एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन का बेसिक रूल पता चल गया, बेसिक क्राइटेरिया पता चल गया होगा कि हम बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं, और बाइनोमियल हम तब तक करते हैं जब तक जो है टर्म्स की वैल्यू निकल जाती है, और हायर डिग्री टर्म जिसमें वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली जो है जीरो की तरफ भेज देते हैं, या सिंपली उस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ अगर हम अब ये बात करें कि किस तरह से कॉम्बिनेशन के फंक्शन को पूछा जाता है, जैसे हमारे पास अभी क्या था, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन था, या हम लोग जो है पार्ट्स में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब एक्सपोनेंशियल हो और साइन का फंक्शन, तो दोनों का अलग अलग वर्किंग रूल होता है, अलग अलग मेथड होता है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो किस तरह से जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाता है। तो अगेन इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। दैट मीन सबसे पहले किस पे ऑपरेट हो रहा है, e की पावर ax प्लस बी वाई। तो e की पावर ax प्लस बी वाई आउटसाइड ऑफ द ऑपरेटर हो जाता है, और d की जगह जब जैसे ही होता है तो d की जगह हम किससे रिप्लेस करते हैं, d प्लस ए से, और d डैश की जगह किससे रिप्लेस करते हैं, डी डैश प्लस बी से। और अब ऑपरेट किस पे करते हैं, फंक्शन जो रिमेनिंग फंक्शन है, दैट मीन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या हो गया, आप कह सकते हैं e की पावर एक्स प्लस बी वाई वन अपॉन एफ, डी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डी प्लस ए से, डी डैश को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डी डैश प्लस बी से। और अब जो है फंक्शन किस पे ये ऑपरेट होगा, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका निकलेगा, इस पूरे फंक्शन। तो इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हो रहा है, अगर e की पावर एक्स ऑपरेटर से पहले शिफ्ट हो रहा है तो d भी शिफ्ट हो जा रहा है d प्लस ए में, d डैश किस पे शिफ्ट हो रहा है, d डैश प्लस बी में, और ऑपरेशन किसका हो जाएगा, जो जिसके साथ प्रोडक्ट हुआ था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उससे हम ऑपरेट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और ओवरऑल फाइनल हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो अब इस पे डिपेंड करता है ये फंक्शन है क्या। ये फंक्शन हो सकता है साइन फंक्शन हो, ये फंक्शन हो सकता है कॉस फंक्शन हो, ये फंक्शन हो सकता है जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई का फंक्शन हो। तो अगर एक्सपोनेंशियल के साथ किसी टर्म का प्रोडक्ट होता है, किसी फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, तो हम इस रूल से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगेन ये तो दिख रहा है ये क्या है, नॉन होमोजीनियस का केस है, क्योंकि ये क्या है, -2 है, का स्क्वायर करेंगे तो ये ओवरऑल जो टर्म्स हमारे पास जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस नहीं रहेगा, इसलिए कह रहा है इसको नॉन होमोजीनियस। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है आपका केस क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक फंक्शन का प्रोडक्ट है, और वो फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन है। तो आई होप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेता हूं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा एम क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो यही पर्टिकुलर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या है, अगर आप देखें तो पावर स्क्वायर है, तो पावर स्क्वायर है इसलिए क्या हो रहा है, एक्स के साथ प्रोडक्ट हो रहा है सेम फंक्शन का। तो e की पावर 2x एज रहेगा, फंक्शन यहाँ f1 है, और यहाँ हम लोग क्या रिप्लेस कर देते हैं f2 से। अगर हम कंपैरिजन की बात करें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो अगर देखेंगे तो आप a की वैल्यू क्या है 2 और m की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3, और फिर क्या है, रिपीटेड है, दैट मीन्स स्क्वायर है, इसलिए हमारे पास प्लस x आ जाता है। तो आई होप ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजिली आप डन कर सकते हैं। Now our goal is to find the particular integral of this particular function, which is e की power 2x sin of 3x plus y. Now we have to find this particular integral. तो again ये क्या है, एक्सपोनेंशियल के साथ प्रोडक्ट है फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो d को किससे रिप्लेस करेंगे, e की पावर ax प्लस by से। हम पहले बात तो e की पावर को कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है, तो d को रिप्लेस करते हैं d प्लस ए से, और d डैश को रिप्लेस करते हैं d डैश प्लस बी से। तो यहाँ हमारे पास क्या है, आपके पास देखा जाए तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 0, यही तो है हमारे पास। इससे हम दोनों से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0, तो d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस 2 से, और d डैश को क्या करेंगे, सिंपली d डैश प्लस 0, दैट मीन d डैश को d डैश से ही रिप्लेस करेंगे। तो इससे होगा क्या, e की पावर 2x आउटसाइड ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, या आउटसाइड ऑफ दिस ऑपरेटर कह सकते हैं आप। टू भी कांस्टेंट है, टू भी आउटसाइड ऑफ दिस ऑपरेटर ले सकते हैं हम लोग।
नाउ डी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डी प्लस ए, और ए की वैल्यू क्या है 2, तो डी प्लस 2 माइनस 3। डी डैश एज इट इज रहेगा क्योंकि डी डैश प्लस बी हुआ है, तो बी की वैल्यू क्या है 0, तो डी डैश एज इट इज रखते हैं, इसका होल ऑफ स्क्वायर। और अब ऑपरेट किस पे करेंगे हम, साइन ऑफ 3x प्लस वाई से। तो ना सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो दिख रहा है यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑपरेटर क्या बचा हमारे पास, तो नाउ अब ऑपरेट किस पे है, साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन है तो सिंपली क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या है साइन ए एक्स प्लस बी वाई, दैट मीन -9। डी डैश स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो दिस इज -1 का स्क्वायर, दिस मीन -1, दिस इज -1 का स्क्वायर, तो दिस इज -1। और डी डी डैश की जगह क्या होता है माइनस ए बी, तो -3 × 1, तो दिस इज -3। तो डी स्क्वायर की जगह डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश की जगह -3। जब आप रखेंगे यहाँ पे डी -3 डी डैश का अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, तो जैसे इसको ऑपरेट किए तो ओवरऑल ये जो टर्म है इसकी वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स ये टेस्ट फेल हो गया। जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे और ये वैल्यू हमने क्या किया, पुटअप किया, तो डी स्क्वायर प्लस 9 डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश आया, डी स्क्वायर की जगह -9 पुट किया, डी डैश की स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, और डी डी डैश की जगह क्या पुट किया -3। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो -18 + 18 इज नथिंग बट 0। तो हम ऑपरेशन जो है, जो सिंपल जो साइन फंक्शन का था उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। नाउ जब टेस्ट फेल होता है तो क्या करते हैं हम, एक्स का प्रोडक्ट करते हैं यहाँ, और इसको एक बार डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यही करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, ट्वाइस टाइम डी -3 डी डैश, सबसे पहली बात तो यही आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो ओवरऑल अब हम किस पे ऑपरेट करेंगे, साइन 3x प्लस वाई पे ऑपरेट करेंगे इस फंक्शन को। सो आई होप आपको क्लियर है। हम क्या किए, इसको x से मल्टीप्लाई करके और इसका क्या किए, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो डिफरेंशिएट किए विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो डी का डी -3 डी डैश का स्क्वायर का, दैट मींस ट्वाइस टाइम डी -3 डी डैश, और फिर डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी का क्या 1, ओवरऑल इस प्रोडक्ट 1, और डी डी डैश का 3 डी डैश का क्या हो गया 0, तो ओवरऑल क्या हो गया 2 टाइम्स डी -3 डैश। तो ओवरऑल अब जो ऑपरेशन है वो क्या बचा हमारे पास, नाउ अब जो रिमेन रहा हमारे पास डी -3 डी डैश रहा। तो जैसे ही डी -3 डी डैश रहा, तो इसको हम लोग इसको या तो ऑपरेट करें डी +3 डी डैश से ऊपर मल्टीप्लाई करें, और डी +3 डी डैश से हम लोग क्या करें, नीचे डिवाइड कर लें। ना अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो डी +3 डी डैश से हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो डी +3 डी डैश से डिवाइड करें, तो इन दोनों को क्या करें, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर -3 डी डैश का स्क्वायर। अगेन साइन फंक्शन है, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर केस में -9 से, और डी डैश स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे -1 से। तो जैसे ही हमने रखा तो यहां से दिख रहा है -9 + 9, तो ये फिर से ये क्या हो गया 0 बन गया। तो अगेन ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। कि अगर हम जैसे ही डी +3 डी डैश से हम, क्योंकि साइन फंक्शन क्या करता है हमेशा डी स्क्वायर कोफिशिएंट या डी डैश का स्क्वायर डी डैश डी डी डैश और डी डैश का स्क्वायर कोफिशिएंट को जनरेट करता है। तो इसको जनरेट करने के लिए क्या है, एक ही तरीका है, रेशनलाइजेशन कह सकते हैं, डी +3 डी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही हमने किया और ऑपरेट किया फिर फर्दर, तो फिर से क्या हो गया 0 हो गया, दैट मीन्स टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो टेस्ट फेल हुआ तो फर्दर हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई और इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो x से मल्टीप्लाई ये हो गया, d -3 डी डैश का डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू d। d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d का क्या हो जाएगा 1, और 3 डी डैश का क्या हो जाएगा 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1 माइनस इसको 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि d का 1 और d डैश का क्या हो गया 0, d के रिस्पेक्ट में, कैपिटल D के रिस्पेक्ट में किए। तो ओवरऑल अब हमें कोई भी ऑपरेटर नीचे बचा नहीं, क्योंकि नीचे क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ओवरऑल जो फाइनल आंसर हुआ, सो आई होप पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि थोड़ा सा ये टीडियस केस भी था,
सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट था साइन फंक्शन के साथ, तो एक्सपोनेंशियल को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिया। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द ऑपरेटर ले गए, उसके बाद साइन फंक्शन को डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो रहा है, 2 बार टेस्ट फेल हो रहा है, तो 2 बार हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई एक बार, फिर x से मल्टीप्लाई, फिर 2 बार इसका डिफरेंशिएट करना पड़ा। सो ओवरऑल हमारे पास जो ऑपरेटर है फाइनली वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो इसलिए हम लोग कहते हैं यही स्टॉप हो गया हम लोग, यही आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। और नाउ द सॉल्यूशन हम लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, तो जो कंप्लीट सोल्यूशन या रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग ऐड करेंगे, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल चुके हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको x की पावर m और y की पावर n को किस तरह से डील करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ x और y, और साथ ही साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो उसको किस तरह से जो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जो है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है। तो ओवरऑल नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे फंक्शन क्या हो राइट हैंड साइड में 0 या फंक्शन राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल हो, x की पावर m y की पावर n हो, या साइन फंक्शन हो, या प्रोडक्ट हो एक्सपोनेंशियल का किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन से, उसका आई होप जो है आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते। तो स्टूडेंट हम लोग इस पार्ट में हम लोग ये देख लिए कि किस तरह से जो है वर्किंग रूल क्या होता है जब प्रोडक्ट हो x की पावर m और y की पावर n का, क्या किधर, राइट हैंड साइड में। तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस केस में निकाल रहे हैं, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या होगा, x की पावर m y की पावर n और ऑपरेटर 1/f dd डैश का है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए f dd डैश को हम लोग क्या ले लेते हैं, ऊपर लिखते हैं, दैट मीन्स हम -1 की पावर में ले जाते हैं। दैट मीन्स या तो हायर डिग्री कंपेयर कर ले, या कॉमन ले ले, या कांस्टेंट वैल्यू कॉमन ले ले। तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो 1 + x की पावर -1 टाइप का फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है, जिसको बाइनोमियल एक्सपेंड से एक्सपेंड करते हैं और फर्दर जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड में दी जाती है उस पर हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग ये भी देखें कि कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं, जहां तक हमारे पास टर्म्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या जहां तक टर्म्स की वैल्यू हमारे पास जो है मिल सकती है, वहीं तक हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। और अदर देन टर्म्स जो है जिसकी जहां वैल्यू 0 होती है उसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ इस पार्ट में हम लोग ने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन हो अगर फंक्शन का इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आउट ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है और d की जगह d+a और d' की जगह d'+b जो है रिमेन रह जाता है, और फिर ऑपरेट करते हैं किस पे, जो पर्टिकुलर फंक्शन का प्रोडक्ट होता है।